दोस्तों, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था कि गूगल की तरह सर्च इंजन वेबसाइट का इंटरफेस हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था। एक स्कूल, एक कॉलेज के 45 डेज के ट्रेनिंग का जो प्रोजेक्ट होना चाहिए उस अकॉर्डिंग मैंने इसको बनाया था। बिगिनर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसे ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया में कैसे हम रख सकते हैं। हम इसके लिए डोमेन नेम कैसे सेलेक्ट करते हैं, होस्टिंग कैसे सेलेक्ट करते हैं और इसे ऑनलाइन कैसे रखा जाता है ताकि पूरी दुनिया से कोई भी इसको कहीं से भी ऑनलाइन देख पाए। आप चेक कर सकते हो, ये ऑनलाइन एक डोमेन के ऊपर है, आप चेक कर सकते हो। मैं इसको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूं, तो ये ऑनलाइन रखा हुआ है। तो आपने देखा, ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारा एक सीरीज था। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 7 वीडियोस थी इसकी और सब मिला के सारे वीडियोस के ऊपर 40,000 व्यूज आए हैं। मुझे काफी अच्छा लगा वो देख करके। एक बार आपको 1-2 मिनट के अंदर क्विक ओवरव्यू दे देता हूं मैं फटाफट। यहां पे अगर मैं सर्च करता हूं डोसा और अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा या फिर अगर मैं सर्च के ऊपर माउस लेकर जाके क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहां पे डोसा के अकॉर्डिंग रिजल्ट आएंगे। आप देख सकते हो ये रिजल्ट बहुत ज्यादा फास्ट आ रहा है। रीजन इज, हम यहां पे जो होस्टिंग यूज कर रहे हैं वो डोमेन रेसर का है जो कि एसएसडी की 16 क्रॉस स्पीड आपको प्रोवाइड करता है, जो कि काफी फास्ट होता है। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये फुली फंक्शनिंग है, फुली वर्किंग है। तो आप अगर चाहो तो किसी भी लिंक पे क्लिक कर सकते हो। जैसे कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप विकिपीडिया के ऊपर प्रॉपरली पहुंच जाओगे। तो आपने देखा डोसा के बारे में विकिपीडिया के ऊपर आप आ चुके हो। मैं बैक आ जाता हूं, आपको कुछ और चीजें चेक करा देता हूं। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं पिज्जा और मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो आप नोटिस करोगे पिज्जा का इंटरफेस और पिज्जा से रिलेटेड जो भी सर्च रिजल्ट्स हैं वो मेरे सामने आ चुके हैं। अगेन आप इनमें से किसी के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, ये आपका ओपन हो जाएगा। 2 और हमारे पास डेमो यहां पे रेडी है। एक है हमारा नूडल्स, तो मैं नूडल्स आपको सर्च करके दिखा देता हूं। तो अब हमारे पास नूडल्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट है। एक लास्ट है हमारे पास, वो है पास्ता। देखिए, ये इसके अंदर कोई ऑटोमेटेड सिस्टम यूज नहीं है, ये वही डिटेल आपको दिखाएगा जो कि मैंने इसको डेटाबेस के अंदर पास किए हुए। ये ऑलरेडी हमने सीरीज में सीखा हुआ है और आप इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम ये सीखेंगे कि इसे ऑनलाइन कैसे लेकर के आए। और अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो कि गूगल की तरह आपको एक सर्च इंजन मार्केट में लेकर के आना चाहिए, तो किस तरीके से उसकी वर्किंग और फंक्शनैलिटी होगी। इस प्रोजेक्ट को आप सीख लेना डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के। फिलहाल हम ये सीखते हैं कि इसे ऑनलाइन कैसे लेकर के आना है। ऑनलाइन लाना सिखाऊं उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा। मैं ये प्लान कर रहा हूं कि इस सीरीज को एक बार और रीओपन किया जाए, या फिर रीओपन के बजाय इस सीरीज को मैं एक बार फिर से स्टार्ट करूं और नए तरीके से स्टार्ट करूं। बहुत सारे न्यू फीचर मैं इसके अंदर ऐड कर सकूं जिससे ये एक 6 महीने के प्रोजेक्ट के आसपास का टक्कर दे सके। अगर आपको लगता है कि ये आइडिया अच्छा है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं। कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो आपको लाइव देखने को मिल रहा है तो प्लीज लाइव चैट में ना बताएं, कमेंट में बताएं मुझे, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर हमारे पिछले वीडियोस को चेक करें, बहुत अच्छे अच्छे वेबसाइट्स मैंने बना के दिखाए हैं एक ही वीडियो के अंदर। ये सारा कुछ आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, बहुत कुछ है जो मैंने ऑलरेडी करा रखा है। ऑलराइट, सो इसको ऑनलाइन लेकर के आने के लिए हम यहाँ पे डोमेन रेसर का यूज करेंगे। तो आप आ जाओगे यहाँ पे domainracer.com पे, स्पेलिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। domainracer.com पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा वेब होस्टिंग के ऊपर। तो मैं सिंपली वेब होस्टिंग पे क्लिक कर रहा हूं और आप चेक कर रहे हो कितना फास्ट इंटरफेस है। बिकॉज ऑफ एसएसडी सस्ता है और हद से ज्यादा फास्ट है। रिफ्रेश करने पे ना 0.2 भी नहीं ले रही है, मैं आधा सेकंड भी नहीं कह सकता इसको। यही एक फायदा होता है एसएसडी टेक्नोलॉजी के ऊपर जाने का और लिनक्स के होस्टिंग के ऊपर जाने का, जो कि काफी ज्यादा फास्ट होता है। नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लान देखने को मिलते हैं। जो भी आपको लगता है कि सूटेबल है आप उसकी तरफ जा सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप जॉब पे हो या आप अफोर्ड नहीं कर सकते ज्यादा, तो मैं रेकमेंड करूंगा 59 रुपीज पर मंथ। बहुत छोटी अमाउंट है और आप सीख जाओगे कि वेबसाइट ऑनलाइन कैसे आता है। बट अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप अनलिमिटेड की तरफ जा सकते हैं। 249 रुपीज पर मंथ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतने रुपए का बहुत लोग पिज्जा खा लेते हैं, ठीक है।
और यहां तो आप उल्टा क्लाइंट से पैसे भी कमाओगे अगर आप काम शुरू करोगे। मैं यहां पे जा रहा हूं इस वाले प्लान के साथ और मैं यहां से इसको 1 ईयर में सेलेक्ट कर लेता हूं। देखिए, आप जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका प्लान सस्ता होता चला जाएगा, ठीक है। सो मैं इजीली अफोर्ड कर सकता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टिल ये जो प्राइस है, मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं व्यू मोर के ऊपर। व्यू मोर पे क्लिक करने के बाद ये आपको कहेगा आपको डोमेन नेम क्या चाहिए। अब ये डोमेन नेम क्या होता है, ये जो आप ऊपर चेक कर रहे हो digitalmarketing.webhostingindia.racing, ये एक डोमेन नेम है। अगर आप चाहते हो आप इसका रखो searchengine.com, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। यहां पे .com, .in, XYZ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो आपको रिक्वायरमेंट हो, जो आपको पसंद हो, आप उसको सेलेक्ट कर ले। ये आपके डोमेन्स एक्सटेंशन कहलाते हैं, ठीक है। तो मैं यहां से कर देता हूं लेट अस से साइबर वॉरियर्स सर्च इंजन। डोमेन नेम ज्यादा बड़ा ना रखे, छोटा रखे। ऑब्वियसली आप google.com नहीं खरीद सकते, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और रजिस्टर्ड डोमेन है। ये नाम दुनिया में किसी और के साथ मैच नहीं कर सकता। .com अगर मैं ऑप्ट कर रहा हूं तो .com के साथ मैच नहीं करेगा। हो सकता है .in किसी और के पास हो, तो ये यूनिक होगा। एक बार आप अपना डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको सिंपली चेक के ऊपर क्लिक करना होता है। ये आपको ये बताएगा कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो ऑलरेडी किसी और ने इस नेम को सर्च कर रखा है और वो अपना काम कर रहा है। अगर अवेलेबल है तो ठीक है, वरना आप स्पेलिंग चेंज कर दो थोड़ा बहुत। नीचे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहां से पढ़ सकते हो आपने जो प्लान सेलेक्ट किया है उसमें आपको क्या क्या ऑप्शन मिलने वाले हैं। ये कहता मेरा चार्जेस इतना होने वाला है होस्टिंग का। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यू के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। यहां पे आके अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करें। अगर आपको ये दोनों फ्री सर्विस चाहिए तो उस पर टिक लगा लेना। क्योंकि मैंने एक डोमेन भी ऑप्ट किया है तो इसके लिए मुझे 599 रुपीज लगेंगे फर्स्ट ईयर के। तो अब मेरा जो प्लान है वो इतने का बन रहा है। आपके केस में ये कम प्राइस हो सकता है अगर आप 59 रुपीज पर मंथ वाले पे जाते हो। तो यहां पे आने के बाद अगर आपको सारी डिटेल्स करेक्ट लगती हैं तो आप चेकआउट करें, वरना आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं चेकआउट के ऊपर। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है अपना, आपका नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, और जो आप डोमेन रजिस्टर कर रहे हो उसके लिए एक ईमेल एड्रेस आपको देना पड़ेगा। गूगल का अकाउंट रख सकते हो आप अपना, जीमेल अकाउंट फर्क नहीं पड़ता। पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। बेसिक इंफॉर्मेशन है। जैसे आप एक कहीं पे कोई कोर्स भी ज्वाइन करते हो तो आपका एक साइन अप फॉर्म होता है ना, रजिस्ट्रेशन पेज होता है। बस वही कुछ है कि आप एक नाम को ऑप्ट कर रहे हो, एक नाम सेलेक्ट कर रहे हो, डोमेन नेम और होस्टिंग की सर्विस, तो किस नाम पे रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें की जाएंगी, ठीक है। तो वो आप प्रोवाइड कर दोगे। प्रोवाइड करने के बाद नॉर्मल सा एक ऑप्शन है कंप्लीट ऑर्डर। पेमेंट वगैरह सक्सेस होने के बाद बहुत इजीली ये आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर आ जाएगा। आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता किसी को बहुत डिटेल में समझाने की जरूरत है कि ऑनलाइन किसी सर्विस को कैसे ऑप्ट करते हैं। आप लोग ऑलरेडी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह तो करते ही होंगे। एक बार आपका ये सक्सेसफुल हो जाता है, आप आ जाओ मेन पेज पे, या फिर डायरेक्टली भी आप लॉगिन पे क्लिक कर सकते थे। मैं यहां पे गया मेन पेज पे। यहां पे एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का। लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपका क्लाइंट का लॉगिन का पेज है। क्लाइंट कौन होता है? जिन्होंने सर्विस को ऑप्ट किया है, सर्विस को सेलेक्ट किया है। मेरे केस में अभी मैं क्लाइंट हूं। जब आप सर्विस ऑप्ट करोगे तो आप भी एक क्लाइंट कहलाओगे, ठीक है। यहां पे आपको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड प्रोवाइड करना है, जो कि आपने होस्टिंग और डोमेन को सिलेक्ट करने के टाइम पे, ट्रांजैक्शन को करने के टाइम पे प्रोवाइड किया था। मैं उस ईमेल और पासवर्ड को यहां फटाफट से फिल कर देता हूं। तो आप चेक कर सकते हो मैंने इसको ईमेल और पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड कर दिया। अगर आप बार बार अपना ईमेल पासवर्ड नहीं लिखना चाहते हो तो रिमेंबर पे क्लिक कर लेना। मैं सिंपली यहां पर लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने पासवर्ड को याद रख सकता हूं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपके पास जितने भी सर्विसेज आपने ऑप्ट किए हैं 1 2 3 4 में आपके पास आ जाएगा। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहां पे आपके पास दिखेगा एक्टिव का ऑप्शन, और जो डोमेन आपने सेलेक्ट किया होगा वो, मैंने आपको साइबर वॉरियर सर्च दिखाया था, बट वो सिर्फ दिखाने के लिए था। मैंने ऑलरेडी एक ऑप्ट कर रखा है, ठीक है। सो मैंने यहां पे डिजिटल मार्केटिंग वगैरह ऑप्ट कर रखा है, आप चेक कर सकते हो। सो ये मेरा ऑप्ट किया हुआ है। आपको सिंपली इस एक्टिव के ऊपर क्लिक करना है और राइट हैंड साइड पे यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉग इन टू सी पैनल। वैसे अगर आप नीचे भी स्क्रॉल करते हो तो शॉर्टकट्स हैं, बट जरा हम सी पैनल में जाकर के देखते हैं। वहां पे थोड़े ज्यादा ऑप्शंस आपको मिलते हैं। थोड़े ज्यादा नहीं,
बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ये यहाँ पे 100+ ऑप्शंस हैं, आप एक बार स्क्रॉल डाउन करके देख लेना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमें यहाँ पे फिलहाल मतलब है फाइल मैनेजर से और डेटाबेस से। हमें हमारे फाइल्स को तो अपलोड करना ही है, लेकिन PHP MySQL का जो हमारा डेटाबेस है, जो कि हमारे XAMPP सर्वर के अकॉर्डिंग चल रहा है, हमें उसको भी ऑनलाइन लेकर के आना है। सबसे पहले यहाँ पे एक काम करते हैं, डेटाबेस को सेटअप कर लेते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करोगे डेटाबेसेस के सेक्शन पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है MySQL डेटाबेसेस और MySQL डेटाबेसेस विजार्ड, डेटाबेस विजार्ड। दोनों में से किसी के ऊपर भी क्लिक करो। मैं जनरली विजार्ड वाले को प्रीफर कर रहा होता हूं। उससे पहले मैं राइट क्लिक करके PHP MyAdmin को ओपन कर लेता हूं। जैसे आपको XAMPP के अंदर PHP MyAdmin मिलता है, वही इंटरफेस आपको ऑनलाइन सर्वर के ऊपर भी मिल जाता है। ये देखो PHP MyAdmin है, लेकिन ये ऑनलाइन है। अगर आपको मेरी आवाज़ अजीब लगे सो सॉरी, मेरी तबीयत खराब है, सो कोल्ड वगैरह हुआ है मुझे। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप आ जाओगे वापस और यहाँ से आपको ओपन कर लेना है MySQL डेटाबेस विजार्ड। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये एक प्रीफिक्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ से नोटपैड भी ओपन कर लेता हूँ साथ साथ। सो ये आपको यहाँ पे कहेगा एक डेटाबेस क्रिएट कर लो। यहाँ पे मेरे PHP MyAdmin के अंदर ऑलरेडी कुछ डेटाबेसेस क्रिएटेड है। इस पेज के ऊपर मैं कैसे आया, यहीं पे आपको चले जाना है और cPanel के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप जाओगे लॉगिन टू cPanel। लॉगिन टू cPanel करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने पे आपको एक ऑप्शन मिलता है PHP MyAdmin का। ये देखा आपने, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे आप PHP MyAdmin के इंटरफेस में पहुंच जाओगे, जो आपके केस में लोकल XAMPP सर्वर या WAMP सर्वर के अंदर भी रहता है। सो मैं यहाँ से इस वाले को क्लोज कर देता हूँ और ये हमारे पास एक ऑप्शन खुला हुआ है। सो ये मेरे पास आ गया मेरा PHP MyAdmin का इंटरफेस। यहाँ पे आकर के डेटाबेस क्रिएट करना है, तो मैंने कहा गूगल टू करने के बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद आपको क्रिएट करना होता है एक यूज़र नेम। तो यूज़र नेम आपको क्रिएट करना है। मैंने कहा मेरा ये क्या बनाया मैंने अभी Google2 नेम से, आप चेक कर सकते हो इस जगह पे। ये आपके डेटाबेस का नेम है, इसे कॉपी करके रख लोगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, एक यूज़र नेम बनाना होता है। ध्यान दे, अगर आप मल्टीपल वेबसाइट्स बना रहे हो, एक से ज़्यादा वेबसाइट पे काम कर रहे हो, तो हर एक डेटाबेस का यूज़र नेम सेम नहीं रखते हम लोग, अलग रखते हैं। और वैसे भी ये अलाउ भी नहीं करेगा, कुछ भी आप रख सकते हो इसको। मैं कहता हूँ root1, क्योंकि रूट नेम से मैंने ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ पे आपको पासवर्ड देना होता है। मैं इसको कहता हूँ पासवर्ड जनरेट कर दे। मैंने कहा मैंने कॉपी कर लिया है इस पासवर्ड को और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देते हैं। मैंने कहा इस पासवर्ड को यूज़ करना है और क्रिएट पासवर्ड के ऊपर आप क्लिक करोगे, क्रिएट यूज़र के ऊपर क्लिक करोगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ प्रिविलेजेस देने होते हैं। इसको प्रिविलेजेस क्या होते हैं, परमिशंस, क्या क्या ये यूज़र कर सकता है। मैंने कहा ये सारे काम कर सकता है, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, जो करना हो PHP MyAdmin से ये कर सकता है। ये आपके डेटाबेस का नेम है, ये आपके यूज़र का नेम है। तो यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं यूज़र नेम, यहां मैंने पेस्ट कर दिया और ये मेरा पासवर्ड था। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहां पे एक ऑप्शन आएगा नेक्स्ट स्टेप का, आप उसके ऊपर सिंपली क्लिक करोगे। यहां पे आप देखोगे यूजर digital15_root1 was added to the database digital15_google2। डेटाबेस आपका ये है, यूजर आपका ये है, ठीक है। यहां से आप चाहो तो बैक जा सकते हो, इसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसको क्लोज कर दिया। ये मेरा PHP MyAdmin का इंटरफेस है, गूगल है, Google1 है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं तो अभी जो हमने बनाया Google2 भी यहां पे आपको देखने को मिलेगा। एक बार जो आपने नाम सेलेक्ट किया है आप यहां पे वो देख लेते हो। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे। राइट नाउ इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है, तो आप नोटिस करोगे ये टेबल क्रिएट करने को बोलेगा। या आप इस प्लस के सिंबल पे क्लिक कर सकते हो, प्लस माइनस का सिंबल आता है, आपको नीचे इसके अंदर जो चीज़ें लिस्टेड है वो ये आपको शो करता है, ठीक है। मेरे केस में कुछ भी नहीं है, अभी मुझे मेरे डेटाबेस का बैकअप लेना है जो कि मेरे कंप्यूटर पे है। मेरा XAMPP सर्वर ऑन है, अपैचे ऑन है, MySQL ऑन है। मुझे PHP MyAdmin के अंदर जाना है मेरे कंप्यूटर वाले में, तो मैं यहाँ से उसके अंदर चला गया। यहाँ पे जो मेरी वेबसाइट बनी हुई है वो है Google New 1, आपके केस में Google New हो सकता है।
यहां पे आपको इस डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है, किसी भी टेबल के ऊपर क्लिक ना करें, डेटाबेस के नाम पे क्लिक करोगे। यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहां पे आप चाहें तो जो बैकअप फाइल आप जनरेट करके कंप्यूटर से बाहर निकालने वाले हो, एक्सपोर्ट करने वाले हो, उसका एक नेम आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो नेम सेलेक्ट कर सकते हो और क्रिएट कर सकते हो, बट मैं उतना कुछ नहीं कर रहा हूं। फॉर्मेट में एसक्यूएल सेलेक्टेड रहेगा आपका, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मैं सिंपली बिना कोई नेम दिए गो बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। अगर आपको गो की जगह पे यहां पे सेव दिखता है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो या प्रोसीड हो सकता है। ठीक है, नीचे आपका एक एसक्यूएल फाइल डाउनलोडेड है, आपको इसको सेव करके रख लेना है किसी फोल्डर में। मेरे केस में ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं आपको बताता हूं ये कैसे होगा। एक बार जब आपका बैकअप आ जाता है तो आप आ जाओगे अपने ऑनलाइन वाले सर्वर पे। आपको यहां पे डेटाबेस के नाम के ऊपर क्लिक करना है और यहां पे इंपोर्ट करना है। यहां से हमने एक्सपोर्ट करके फाइल बाहर ले आए, अब हमें उसे इंपोर्ट करना है। तो आप यहां पे क्लिक करोगे इंपोर्ट पे। इंपोर्ट पे जाने के बाद चूज फाइल का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जहां भी आपका वो फाइल गया होगा, वो आपका एसक्यूएल फाइल, आप उसे सेलेक्ट करोगे। आई नो अभी डाउनलोड कुछ और हुआ था, मैं सेलेक्ट कुछ और कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी ये मेरे फोल्डर में है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, मेरे एसक्यूएल को फाइल को। इसके बाद आपको ओपन पे क्लिक करना होता है, बताना होता है क्या फॉर्मेट है उसका। मेरी एसक्यूएल फाइल थी तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, किसी ऑप्शन को मैं यहां पे चेंज नहीं करूंगा, सारा कुछ ऐसे ही छोड़ दोगे और आपको सिंपली यहां पे गो पे क्लिक करना है। गो पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो भी ऑप्शंस आपको इस एड वेबसाइट के अंदर जितनी भी चीजें आपने लिस्ट की हुई थी, वही एज इट इज आप इस वाले एड वेबसाइट पे जो कि ऑनलाइन सर्वर के ऊपर है, आप यहां पे चेक कर सकते हो। ओके, सो ये हमारा डेटाबेस ऑनलाइन आ चुका है। अब एक काम करते हैं, डेटाबेस हमने ऑनलाइन लेकर के आ चुके हैं। अब हमें डेटाबेस को तो ऑनलाइन ले आए हम लोग, अब हमें रिक्वायरमेंट है फाइल्स को ऑनलाइन लेकर के आना है। फाइल्स को ऑनलाइन लेकर के आने के लिए डोमेन इरेजर के सी पैनल में आ जाओगे आप। यहां पे एक ऑप्शन मिलता है फाइल मैनेजर का। फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक करोगे तो एक फाइल मैनेजर आपके सामने खुलेगा, जैसे आपके मोबाइल में होता है, जहां आप सारी फाइलों को रख सकते हो। यहां पे आपको बाकी सारी चीजों को इग्नोर करना है और public_html यहां पे भी देखने को मिलेगा और यहां पे भी मिलेगा। क्लिक करके आपको इसको ओपन कर लेना है। इस जगह पे आपको अपने फाइल्स को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए ऊपर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप वेट करेंगे। यहां पे आप अपनी फाइलों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ध्यान दें, फोल्डर्स अपलोड नहीं होते हैं और डेटाबेस यहां अपलोड नहीं करना है, बाकी सारी की सारी फाइल्स हमें अपलोड करना है। राइट, सो ये हो जाने के बाद आप इसको यहां से ड्रैग करें, अपने वेब पेज पे आ जाएं और यहां ला करके ड्रॉप करें। वेट करना है थोड़ी देर, नीचे आपका ये अपलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एक बार ये सारा कुछ हो जाता है तो उसके बाद आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हो। मैं इस चीज को कहीं भी इस एडिटिंग में कट नहीं करूंगा ताकि आपको मालूम पड़ सके ये चीजें कैसे काम करती हैं, और अगर कोई एरर आएगा भी तो मैं अभी उसको दूर करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, जनरली कोई एरर नहीं आता है, और अगर आता है तो बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन आपका स्लो हो सकता है, वरना आपकी फाइल्स प्रॉपर तरीके से अपलोड हो जाती है। तो आप चेक कर सकते हो, यहां पे मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं तो मैक्सिमम चीजें जो हैं हमारी वो अपलोड हो चुकी हैं। ऊपर की तो सारी ही चीजें हो गई है, नीचे के कुछ चीजें हमारे पास पेंडिंग है, वो भी देखते ही देखते 5-10 सेकंड के अंदर हमारा अपलोड हो जाएगा। सो बस कुछ चीजें और, अब मैं चेक कर सकता हूं सारा का सारा कुछ अपलोड हो चुका है। ये करने के बाद आप चाहो तो public_html पे एक बार और क्लिक कर दो, ये आपका रिफ्रेश हो जाएगा और यहां पे आपकी फाइलों को दिखा देगा। अगर मैं मेरे डोमेन पे आता हूं जो मैंने सेलेक्ट किया था, उसे अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो मेरी वेबसाइट यहां पे बन करके तैयार है। अगर मैं सर्च करता हूं डोसा, सर्च पे क्लिक करता हूं मैं, तो ये आपको एक एरर जो है वो जनरेट करके देगा। हो सकता है मेन पेज के ऊपर ही दे दे। यहां पे आप चेक कर सकते हो SS डिनाइड फॉर यूजर रूट एट लोकल होस्ट यूजिंग पासवर्ड नो। पासवर्ड यूज नहीं कर रहा है क्योंकि XAMPP के अंदर रूट का कोई पासवर्ड नहीं होता है। यहां पे ये आपको एरर देगा और आगे बढ़ने नहीं देगा, आपके कोई भी रिजल्ट यहां पे नहीं आएंगे। ठीक है, सो ये कैसे काम करेगा,
इस चीज के लिए आप अपने कनेक्शन वाले फाइल को एडिट करोगे। बाकी जितने भी अननेसेसरी टैब्स हैं मैं उसको यहां से कट कर सकता हूं और अगेन आप एडिट के ऊपर क्लिक करोगे। एडिट हो जाने के बाद आप यहां पे क्या करोगे, ये कुछ इंटरफेस आएगा। ये आपकी लोकल होस्ट के अकॉर्डिंग की गई सेटिंग है अपने सर्वर और MySQL के साथ डील करने के लिए। अब आपका यूजर नेम कुछ और है और आपका डेटाबेस कुछ और है, राइट। वो मैंने नोट डाउन कर लिया है ऑलरेडी। मेरे डेटाबेस का नाम है digital15_google2। ये डीबी नेम के साथ मैं रिप्लेस कर दूंगा। यूजर नेम मेरा अब रूट नहीं है, अब मेरे केस में यूजर नेम मेरा digital15_root1 है, तो मैं इसे भी रिप्लेस कर दूंगा। और जो पासवर्ड हमने ऑटोमेटिक जनरेट किया था वो ये था, यहां पे आकर के मैं उसे भी पेस्ट कर दूंगा। सेव चेंजेस के ऊपर आप क्लिक करोगे और वेट करोगे। अगेन आते हैं अपनी वेबसाइट पे, एक बार इसको रिफ्रेश कर देंगे। यहां पे आकर के सर्च कर लेते हैं डोसा। सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी कहता है यूजिंग पासवर्ड यस, लेकिन ये चीज गलत है। आई थिंक मैंने इसको पुराना छोड़ दिया, Google_2root1। यहां पे आकर के हम चेक कर लेते हैं मैंने क्या पास किया है इसको। मैंने इसको पास किया है root1 एंड डेटाबेस है हमारा Google2। यहां पे आते हैं हम लोग digital15_google2 एंड डेटाबेस हमारा root1 है। ऑलराइट, सो ये कुछ और एरर है जो इस बार जनरेट करके दे रहा है। हम चेक कर लेते हैं वो क्या चीज है। मैं एक बार बैक कर लेता हूं, किसी और प्रोडक्ट को सर्च करके देख लेते हैं। तो स्टिल हमारे पास एक एरर है। यहां पे काम करते हैं, हम लोग आते हैं अपने फाइल मैनेजर पे। एक चीज जो यहां पे मिस हुआ है वो ये है मेरे वेबसाइट के इमेजेस के फोल्डर का। हमें इसको भी अपलोड करना है, तो जो इसका नाम है मैं वो यहां से कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद अपने इस फाइल मैनेजर के अंदर हूं मैं। ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है न्यू फोल्डर का, आपको उसी नेम से फोल्डर बनाना है और क्रिएट न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। यहां पे आपका फोल्डर बन करके रेडी हो जाएगा। आप सिंपली इसके अंदर चले जाएंगे। इसके अंदर जाने के बाद आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके अंदर अपने इमेजेस को आप अपलोड करोगे। मैं आता हूं वेबसाइट इमेजेस में, ये मैंने यहां से ड्रैग किया, यहां ला करके ड्रॉप किया, ठीक है। ड्रॉप होने के बाद आप वेट करोगे इसके अपलोड होने का। तो आप चेक कर सकते हो ये हमारा ऑलमोस्ट अपलोड हो चुका है। कुछ सेकंड का लेट और है और ये सारे के सारे फाइल्स हमारे प्रॉपर तरीके से सर्वर के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। ये होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली इसको कट कर दोगे। कट करने के बाद एक बार आते हैं अपनी वेबसाइट पे और रिफ्रेश करके हम लोग चेक करते हैं। तो आपने चेक किया, ये आपका खुल चुका है, ठीक है। कोई बहुत बड़े बड़े एरर्स नहीं होते, छोटी छोटी चीजें होती हैं। बस आपको अपने लोकल और सर्वर के ऊपर जो आपका यूजर नेम वगैरह होता है वो आपको चेंज करना होता है। तो ये बहुत इजीली यहाँ पे क्रिएट हो गया और डोसा के अकॉर्डिंग मेरे सामने रिजल्ट जो हैं वो आ गए। अगर मैं पिज्जा सर्च करता हूँ, सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो वो रिजल्ट मेरे सामने आ चुका है। ये ऑनलाइन है, हमारे सर्वर के ऊपर है। मैं यहाँ से अननेसेसरी टैब को कट कर देता हूँ। ऑब्वियसली ये मेरे इंटरनेट को यूज कर रहे हैं ताकि ये बेटर आपको और अच्छा दिखे और फास्ट दिखे। ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। डोमेन रेसर के आपको होस्टिंग बहुत ज़्यादा फास्ट मिलते हैं, वो आप चेक कर पा रहे हो। तो कुछ इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ डोमेन रेसर आप अपने इस गूगल सीरीज के वेबसाइट को ऑनलाइन लेकर के आ सकते हो। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या इस सीरीज को दोबारा एक बार स्टार्ट करना चाहिए एडवांस फीचर के साथ। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।